हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको कल अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि एनाटॉमी क्या है, कैसे इसका मेडिकल फील्ड में इसका उपयोग है, क्या है, नहीं है, दिस डैट जो भी कल बताया था, पहले उसका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कल मैंने आप लोगों को यह बताया था कि एनाटॉमी होता क्या है, एनाटॉमी पढ़ते किस लिए है, एनाटॉमी शब्द आया कहाँ से, एनाटॉमी शब्द का मतलब क्या होता है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो मैं छोटे से शब्द में यह बता देना चाहता हूँ कि मैंने कल एनाटॉमी के बारे में यह बताया था कि एनाटॉमी एक ऐसा ब्रांच है, साइंस मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग अपने बॉडी ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं कि हमारा बॉडी ऑर्गन कहाँ पे क्या क्या है, उसके बारे में जानते हैं। उसी को एनाटॉमी बोला जाता है। आइए अब उसी लेक्चर को आगे करते हुए, कंटिन्यू करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। तो आप लोग बताइए, पिछले लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो अच्छा कमेंट करिएगा। यदि उसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो मुझे बताइएगा, मैं करूँगा, अपनी तरफ से सारी कोशिशें करूँगा। उसी के साथ ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं आज का क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। आज का कल का क्लास में मैंने बताया था कि डिफरेंस और हमारे बॉडी में बहुत प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम हैं। सारे सिस्टमों को मैंने एक बाय एक डिफिनेशन किया था, जिसमें पहले मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू किया था और लास्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम पे जाके रुका था। कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या बताया था? डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने पाचन क्रिया के बारे में बताया था कि मैंने जो खाना खाते हैं, मांस से लेकर के ऑसोफेगस से होते हुए जो भी पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए स्टमक में जाता है, उसे उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसके बाद हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़े थे इनहेलेशन, एयर को, ऑक्सीजन को लेना और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में मिक्स करके पूरे शरीर में फ्लो ऑफ करवाना, उसको रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाए थे। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाए थे। उसके बाद नर्वस सिस्टम पढ़ाए थे। उसके बाद एंडोक्राइन पढ़ाए थे। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम पढ़ाए थे। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम पढ़ाए थे। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताए थे। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बताए थे। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताए थे। ये सब सारे 20 टॉपिकों पे कल मैंने बात कर लिया था और ये तो कल सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अभी ये सारे जो 10 सिस्टम का मैंने नाम बताया, ये सब सारे सिस्टम का प्रत्येक वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सारे सिस्टम को मैं डिस्क्राइब करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं इंट्रोडक्शन करवा के ही सिस्टम को छोड़ दूँगा, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था आज का, कल का। आज का टॉपिक है कि हम लोग एनाटॉमी में, आखिर एनाटॉमी में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, उस ब्रांच में क्या क्या, किसको क्या बोला जाता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। तो पैथोलॉजी, पहले पैथोलॉजी के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पैथोलॉजी कहते किसको, पैथोलॉजी क्यों पढ़ा जाता है, पैथोलॉजी होता क्या है। तो पैथोलॉजी का मतलब होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच बी स्टडी अबाउट डिजीज। पैथोलॉजी में हम लोग मेनली डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। पैथोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिजीज। कौन सा डिजीज कैसे होता है, क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, क्या करें जो हम इस डिजीज से बच सके। ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसको डिफाइन इस तरीक़ा से किया गया है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच बी स्टडी अबाउट द डिजीज। मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन नहीं, जिसमें हम डिजीज के बारे में जानते हैं कि कौन सा डिजीज कैसे क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसका रोग उसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उसको क्योर कैसे कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम लोग पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी किसे बोलते हैं।
पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, इस दोनों के बीच में हम डिफरेंस ही बताएंगे आप लोगों को, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी का मतलब बी स्टडी अबाउट द काउज ऑफ डिजीज एंड इट्स डायग्नोसिस। क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम लोग जाने हैं कि डिजीज डिजीज आखिर हुआ कैसे। जैसे हम लोग को मलेरिया हुआ तो मलेरिया हुआ कैसे, डेंगू हुआ तो डेंगू हुआ कैसे। तो मलेरिया होने का मेन पर्पस है कंटेमिनेटेड फूड को। जब हम बाजार का सामान या घर में रूम पे ही रखा हुआ पुराने सामान को जब खाते हैं, जैसे हमने सुबह खाना बनाया और अगले सुबह को खा रहे हैं, यानी 24 घंटा में कोई फूड कंटेमिनेटेड हो जाता है। यानी कंटेमिनेटेड का अर्थ हो गया मतलब प्रदूषित। और वही सारे चीज़ों से कारण हमें मलेरिया होता है। जैसे हम बार बार बाजार का समोसा हो गया, एग रोल हो गया, बाजार का कोई भी सामान, बाजार में जैसे गुपचुप भी हम लोग खाते हैं तो कंटेमिनेटेड फूड में आता है। सॉरी, जो गुपचुप वगैरह जो है वो कंटेमिनेटेड फूड में आता है। लेकिन जो लोग गुपचुप को पसंद करते हैं वो मुझे गलत मत बोलिएगा, लेकिन गुपचुप भी जो है एक कंटेमिनेटेड फूड में आता है। गुपचुप हो गया, चाउमीन हो गया, चाट हो गया, फास्ट फूड जितना भी है सबसे प्योर खाना जो होता है घर का होता है। इसलिए खास करके बरसात के मौसम में मलेरिया वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बाजार का चीज़ तो ना कवर करता है ना कुछ करता है, उसको जैसे मना वैसे ना हैंड वॉश करता है। हम तो बिहार साइड में देखते हैं, पटना साइड में, कि कोई भी गुपचुप वगैरह ना ग्लव्स पहने हुए होता है, ना हाइजीन का ध्यान रखता है, अपना उसी हाथ से गुपचुप वगैरह जो भी होता है सर्व करता है। दैट इज अ मेन काउज ऑफ डेंगू। तो उसी के बारे में हम लोग क्लिनिकल पैथोलॉजी में पढ़ते हैं कि आखिर कोई डिजीज हुआ कैसे, और हो गया तो उसका डायग्नोसिस यानी उसका इलाज किस तरीक़ा से किया जाए, उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग क्लिनिकल पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा हार्ट फंक्शन कैसे करता है, इसका फंक्शन करने का तरीका क्या है। कार्डियोलॉजी में मेनली यही सब पढ़ा जाता है कि ब्लड कार्डियोलॉजी में का क्या काम है, तो हार्ट हमारा फंक्शन कैसे करता है, कैसे ब्लड फिर पूरे शरीर में पंप करता है, सब सारी चीज़ को बारे में बताता है, उसे कार्डियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं न्यूरोलॉजी, स्टडी अबाउट ब्रेन एंड नर्व। न्यूरोलॉजी उसको बोलते हैं जो कि हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाई करता है कि हमारा ब्रेन किस तरीक़ा से काम करता है, क्या क्या इसका पार्ट्स है, क्या इसका बेनिफिट्स है, और नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, सब सारी चीज़ों के बारे में जो बताता है उसे न्यूरोलॉजी बोलते हैं। ऑर्थोलॉजी, स्टडी अबाउट बोन। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे बोन हैं, अब वो सारे समूह को पढ़ने वाले स्टूडेंट को ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। वही ऑर्थोलॉजी आगे चल के ऑर्थोलॉजिस्ट कहलाते हैं, जो कि हड्डी वगैरह जब भी हमारा टूट जाता है या हड्डी में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम ऑर्थोलॉजी के पास जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। ये सब सारी ऑर्थोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है। हेमेटोलॉजी, स्टडी अबाउट ब्लड एंड फ्लूइड। हेमेटोलॉजी उससे बोलते हैं जो कि हमारे ब्लड के बारे में स्टडी करता है, यानी हमारे शरीर में जो भी फ्लूइड पाए जाते हैं उसके बारे में जो स्टडी करता है, हमें उससे क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी का मतलब हो गया, क्या हो गया बताइए कमेंट में। हेमेटोलॉजी बताइए। ब्लड बोला जाता है तो ब्लड में सारे कुछ आ गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सारे पैथोजिन ब्लड में आ जाते हैं। वो सब सारे चीज़ को जो स्टडी करते हैं आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, सारे को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोला जाता है। सॉरी पैथोलॉजी नहीं, हेमेटोलॉजी, सॉरी। गायनेकोलॉजी, स्टडी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड गायनेकोलॉजी। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो स्टडी करते हैं, यानी महिला प्रजनन के बारे में जो भी डॉक्टर लोग स्टडी करते हैं या स्टूडेंट जो भी स्टडी करते हैं उससे गायनेकोलॉजी बोला जाता है। वो गायनेकोलॉजी के बाद आ जाता है एडिनोलॉजी। एडिनोलॉजी जो भी स्टडी अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एडिनोलॉजी। एडिनोलॉजी का मतलब हो गया जो भी
रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एडिनोलॉजी। पेडिकार्टिक, पेडिकार्टिक का मतलब हो गया जो स्टडी करते हैं बचपन यानी शिशु रोग के बारे में, उसे हेमेटोलॉजी बोलते हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ यानी जो जन्म लिया है, तुरंत जन्म लिया है, उसका जो स्टडी करते हैं, कैसे उसका न्यूट्रिशन है, उसको कैसे सर्वाइव किया जाए, ये सब सारी चीज़ को जो स्टडी करते हैं उसे पेडिकार्डिक बोलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं हिस्टोलॉजी, स्टडी अबाउट टिश्यू, जो टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं उसे हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी में जैसे कि आ गया आपका टिश्यू, हमारे बॉडी में कितने प्रकार के टिश्यू हैं, सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेल क्या है, एपिथेलियल टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कितना मसल्स है, वगैरह वगैरह, जो भी टिश्यू के बारे में पढ़ाई करते हैं उसे हेमेटोलॉजी बोलते हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आज का लेक्चर कैसा लगा, कल का लेक्चर कैसा लगा। दोनों का फीडबैक इस लेक्चर में दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।